दोस्तों, तो अभी जैसे कि जेपीएससी का एग्ज़ाम हो गया है और जेपीएससी के एग्ज़ाम के होने के बाद देखिए अभी तुरंत जो है गृह कारा और आपदा प्रबंधन विभाग का जो एक वैकेंसी आया था जो साइंटिफिक असिस्टेंट का था, ठीक है। तो उसका जो वैकेंसी आया था ये जेपीएससी से पहले आया था लेकिन उसको कैंसिल कर दिया गया था। पर अभी फ़िलहाल फिर से इसको अभी कुछ संशोधन करके लाया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो 20 अक्टूबर तक है, मतलब दुर्गा पूजा के दिन तक है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या जो है किस किस पोस्ट के बारे में कहा गया है, कितने पोस्ट हैं उसमें और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग वैकेंसी में पढ़ के यहाँ पे कि जो है वो टोटल 49 सीट है, ठीक है। और ये जो है वो लेवल 1 के जितने भी वैकेंसी हैं सारे लेवल 1 के हैं। इसमें मतलब सैलरी और रेपुटेशन भी अच्छा खासा मिलेगा आपको। और इसमें जो है टोटल 14 जो हैं मतलब डिपार्टमेंट के जो निकले हुए हैं वैकेंसी जितने हैं 49 वैकेंसी निकला हुआ है। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं। जो शुरुआत में सबसे पहला जो देखते हैं हमारा है सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी। इसमें आपका पद का नाम दिया गया है। इसका जो है ये है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कोटिवार रिक्तियाँ कितनी है और क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत जो कोठियाँ वगैरह कितने आती हैं और किस तरह का जो फिजिकल क्या बोलते हैं डिसेबिलिटी वगैरह है उनके लिए क्या कितना रिविज़न मिलेगा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये कॉलम है जो पहला है वो आपका है जनरल के लिए। फिर ये है आपका अनुसूचित जनजाति, यह है अनुसूचित जाति और यह है आपका BC1, यह है BC2 और यहाँ पे EWS जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन का है। यहाँ पे महिला का देख सकते हैं ये कॉलम है आपका। फिर ये है खेलकूद से जितने भी जुड़े लोग हैं और ये है आपका विजिबल जो भी अंधे हैं वो भी उनके लिए है। और यहाँ पे दिव्यांग सेक्शन का ये 3 कॉलम है, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि डिटेल से कि किस किस डिपार्टमेंट का कितना कितना वैकेंसी आया है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसमें, ठीक है। तो हम लोग ये पूरा जो है ये नोटिस को अच्छे से देखेंगे, रीड करेंगे और हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या दिया है और आप लोग इसको अप्लाई करने के लिए आपका एलिजिबिलिटी क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या ज़रूरी है, ठीक है। चलिए तो पहला पोस्ट जो है वो है आपका सहायक निदेशक वरीय वैज्ञानिक पदाधिकारी जो भौतिक, ये फिजिक्स का है आपका, ये फिजिक्स के लिए है। तो यहाँ पे जो है टोटल सीट जो है आपका 3 है, ठीक है। यहाँ पे टोटल सीट जो है 3 है। जनरल के लिए है 2 है और एक ST के लिए है, ठीक है। बाकी के लिए और नील है, ठीक है। और दूसरा जो है वो है सहायक निदेशक जो है आग्नेय शास्त्र, ये आपका मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा यहाँ पे भी जो है इसमें थोड़ा सा पोस्ट है, अच्छा 9 पोस्ट है टोटल। 5 तो है जनरल, 2 है ST के लिए, एक SC के लिए और एक BC1 के लिए है, ठीक है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने कितने पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। यहाँ पे है ये जो है नारकोटिक्स के लिए है, विस्फोटक और सामान्य ज्ञान, ये जो तीनों है। आप यहाँ पे जो केमिस्ट्री जिनका है, जिन्होंने केमिस्ट्री जो अपना MSc किया हुआ है केमिस्ट्री में, उनके लिए भी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और जिनके पास एक्सपीरियंस है अभी कुछ सालों का, मिनिमम वैसे तो 2 साल का रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर आपके पास 2 साल से अधिक है तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो ये जो पोस्ट है यहाँ पे केमिस्ट्री के लिए ठीक है। यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ है, 5 यहाँ है, 3 यहाँ है। तो यहाँ पे ठीक है कि आपके लिए पूरे 9 पोस्ट हैं यहाँ पे हैं। और भी है जो जिसमें केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे जो है विश्व विज्ञान का देखिए, यहाँ पे भी 9 पोस्ट है। DNA में भी आपका केमिस्ट्री मांगा गया है, यहाँ पे 5 पोस्ट है। तो कुल मिला के जो है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फिर जीव विज्ञान के लिए है आपका 5 पोस्ट निकला हुआ है। सीरम विज्ञान, ये आपका भी केमिस्ट्री यहाँ पे आपका ज़रूरत होगा, ठीक है। और फिर आपका फोटोग्राफी में है। उसके बाद एक है आपका फॉरेंसिक इंजीनियरिंग उपकरण साइबर के लिए है, ठीक है। और आगे है लाई डिटेक्शन के लिए और एक है डॉक्यूमेंटेशन के लिए। तो यहाँ पे जो है कुल जितने भी हैं वो पोस्ट मैंने 14 का 14 बताया है और टोटल पोस्ट कितने हैं वो यहाँ पे बताया गया है, 49 पोस्ट है, ठीक है। चलिए और यहाँ पे देख लेते हैं कि जो इसका जो सैलरी ग्रेड होगा वो कितने का होगा। तो यहाँ पे देखिए 4800 ग्रेड पे का है, ठीक है। इसमें तकरीबन आपका जो सैलरी मिलेगा वो तकरीबन 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक के बीच में मिलेगा। और ये जो पोस्ट है वो किस प्रकार का है, तो ये परमानेंट है। तो अगर मतलब ये है कि अगर आपका जॉब इसमें हो जाता है तो आप इसमें परमानेंट एक तरह से आप यहाँ पे कार्यरत होंगे। और जो परिश्रमान अवधि है 2 वर्ष का, इसका मतलब है ये प्रोबेशन पीरियड है, आपको प्रोबेशन के लिए रखा जाएगा 2 साल के लिए। तो एक्चुअली जो जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें प्रोबेशन तो
रहता ही है, कभी किसी में 6 महीना रहता है, किसी में साल भर रहता है, किसी में 2 साल रहता है। तो यहाँ पे जो है वो 2 साल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो जितने भी पोस्ट हैं उसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी हैं, क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है वो देख लेते हैं पहला। तो जो पहला पोस्ट था वो फिजिक्स के लिए था। तो यहाँ पे जो है कि किसी भी मान्यता प्राप्त जो संस्थान है उसमें से आपको 55% के साथ जो है एमएससी आपको चाहिए, या फिर आपका जो है एमएससी होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो है फॉरेंसिक में अगर आपने फिजिक्स में अगर एमएससी आपने नहीं किया है, लेकिन अगर आपने फॉरेंसिक में एमएससी किया है तो भी आपका चलेगा, लेकिन जो बीएससी है आपका वो फिजिक्स में होना चाहिए, ठीक है। आप यहाँ समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपका पास एमएससी नहीं है फिजिक्स में, पहला तो क्वालिफिकेशन है जो 55% आपका एमएससी चाहिए फिजिक्स में। अगर आपके पास एमएससी नहीं है, आपका फॉरेंसिक साइंस में एमएससी है, लेकिन उसके फिर भी आपको बीएससी जो हो वो ग्रेजुएशन जो है आपका वो मतलब फिजिक्स में होना चाहिए। या फिर यहाँ पे एक पोस्ट और ही है, यहाँ पे आपको क्या है कि कम से कम 6 महीने का जो है वो डिप्लोमा जो आपका कैड वगैरह होता है, जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जो कोर्स वगैरह कराए जाते हैं, उसके 6 महीने का कम से कम वो आपको एक सर्टिफिकेट देना होगा। और यहाँ पे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पॉइंट नंबर 2 है, यहाँ पे जो 2 वर्षों का आपको कार्य अनुभव का सर्टिफिकेट देना होगा, मतलब एक्सपीरियंस आपको देना होगा। तो ये उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जो कहीं अभी वर्क राइट नाउ भी कहीं काम कर रहे हो, या किसी लैब में या फिर किसी कॉलेज के, तो उनके लिए काफ़ी अभी अच्छा पोस्ट है। क्योंकि इसमें क्या है कि बहुत कम ही लोगों का पास इससे जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो उसका मतलब उस हिसाब का देखिए। तो यहाँ पे क्या है कि बहुत सारे लोगों के पास जो है ये जो अभी जो एक्सपीरियंस मांगा गया है ये बहुत लोगों के पास नहीं होता है। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इससे अच्छा आपको जॉब कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे दूसरा जो है वो है आग्नेय शास्त्र, जो मैथमेटिक्स के लिए है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही है कि अगर आपने एमएससी किया हुआ है भौतिक या मैथ या फिर फिजिक्स के एमएससी किया हुआ है आपने, या फिर अगर आपने फॉरेंसिक में एमएससी किया हुआ है लेकिन आपका जो फिजिक्स ग्रेजुएशन जो है वो फिजिक्स और मैथ में होना चाहिए। इसमें भी आपका 2 साल का कार्य अनुभव मांगा गया है, और 6 महीने का जो है वो कंप्यूटर के जो भी क्षेत्र में जो भी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज का होता है वो भी मांगा गया है। तीसरा है यहाँ पे जो नारकोटिक्स है, देखिए यहाँ पे नारकोटिक्स है, यहाँ पे आपको केमिस्ट्री मांगा गया है, ठीक है। और लेकिन जो यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आएगा बच्चों को ये मतलब छटाने में, वो सबसे है कि यहाँ पे जो 2 वर्षों का कार्यानुभव मांगा गया है, ये सबसे बड़ा अहम रोल है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जो हमारा विस्फोटक है, इसमें भी आपको केमिस्ट्री चाहिए। सामान्य रसायन, इसमें भी आपको केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है। और बाकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब सेम ही रहेगा, उस रिलेवेंट एरिया में जो है उसी हिसाब से आपको एक्सपीरियंस भी देना पड़ेगा। यहाँ पे है विश्व विज्ञान, मतलब टॉक्सिक जो है टॉक्सियोलॉजी बोलते हैं उसे, ठीक है। इसमें भी आपको केमिस्ट्री चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें डीएनए है आपका, इसमें जो है आपको यहाँ पे आपको किसी भी फील्ड में आपको बीएससी चाहिए। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री का है, बायोकेमिस्ट्री है, मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है, फिर जूलॉजी है, और जीव रसायन है, इसको बायोकेमिस्ट्री जो बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको होना चाहिए बीएससी एंड एमएससी भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे जो है 8वां पोस्ट जो है हमारा है वो है जीव विज्ञान। इसमें आपको जीव विज्ञान से आप समझ सकते हैं कि जीव विज्ञान है मतलब ये बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी कोर्सेज होते हैं एमएससी वगैरह, उसमें आपको ये देना होगा। यहाँ पे जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, इसमें से किसी भी एक क्षेत्र में आपका जो है एमएससी होना चाहिए, ठीक है। चलिए 9वां जो है वो है सीरम विज्ञान, ठीक है, या सीरम साइंस है ये। तो इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं पढ़ के, ठीक है। यहाँ पे है जो भी आपका वही रिक्वायरमेंट है बीएससी के लिए, बीएससी आपका होना चाहिए और एमएससी भी होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो 10वां है वो आप देख सकते हैं कि फ़ोटोग्राफी के लिए क्या है आपका एलिजिबिलिटी, तो वो है फिजिक्स में आपका ऑनर्स होना चाहिए और एमएससी होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद है फॉरेंसिक जो है 11वां पोस्ट है फॉरेंसिक इंजीनियरिंग उपकरण। इसमें जो है आपको देखिए यहाँ पे क्या है, ये है जो किसी भी मान्यता प्राप्त से 55% अंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक एवं इंस्ट्रूमेंटेशन तथा समकक्ष में बीई, बीटेक, एमएससी उपकरण। देखिए यहाँ पे जो है बीई, बीटेक है, एमएससी है, वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भी 2 वर्षों का कार्य मतलब जो है आपका क्वालिफ़िकेशन मांगा, ये एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो
कोई भी ऐसा पोस्ट नहीं है जिसमें एक्सपीरियंस आपको नहीं मांगा गया है। तो अभी जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए तो ये काफ़ी बढ़िया है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर है साइबर फॉरेंसिक और साइबर से क्राइम, तो इसके लिए जो भी जिन्होंने बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस से उनके लिए है। और यहाँ पे है लाई डिटेक्शन, तो लाई डिटेक्शन उनके लिए है जिन्होंने बीए और बीएससी ऑनर्स किया हुआ है। मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही पोस्ट है जो हिस्ट्री मतलब बीए के लिए यहाँ पे है, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी आपको ये एक्सपीरियंस देना पड़ेगा। और लास्ट है हमारा डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में आपका जो है आपको किसी भी क्षेत्र में जो है या तो फिजिक्स में या फिर केमिस्ट्री में आपका एमएससी होना चाहिए, ठीक है, या फिर फॉरेंसिक में एमएससी होना चाहिए। चलिए, तो अब यहाँ पे देख सकते होंगे कि मैंने अभी पूरा आपको बता दिया है कि कितने पोस्ट हैं, किस किस प्रकार का क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ठीक है। और यहाँ पे जो मिनिमम जो एज लिमिट है वो आपका देखिए यहाँ पे 21 साल है, ठीक है। और यहाँ पे जो अपर एज लिमिट है यहाँ पे देख सकते हैं कि अनरिजर्व के लिए 35 है, बैकवर्ड BC1 के लिए 37 है, BC2 के लिए 38 साल है, ST SC के लिए 40 है, और इकोनॉमिकली बैकलर सेक्शन है उनके लिए 35 है, ठीक है। अभी एग्ज़ाम कैसा होगा ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है एग्ज़ाम जो आपका है वो 3 चरण में होगा। 3 चरण में पहला होगा आपका जो प्री होता है, फिर एक तो आपको लिखित होगा, और फिर एक कंप्यूटर सर्च जो भी है कंप्यूटर वगैरह का जो भी एग्जामिनेशन होगा वो भी उसके अंदर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो है लिखित परीक्षा है जिसमें से आपका 100 प्रश्न रहेंगे, कुल 300 अंकों का प्रश्न होगा, 3-3 अंक का, 2 घंटे उसके लिए दिए जाएंगे। और अगर इसमें नेगेटिव है, JPSC में नेगेटिव नहीं था, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि इसमें नेगेटिव है, 1 नंबर का नेगेटिव है, ठीक है। चलिए, और फिर दूसरा है साथ का, यहाँ पे आपको जो है ये जो 30 नंबर का है ये आपका इंटरव्यू होगा, और जिसमें जो सिलेक्शन टोटल सिलेक्शन जो होगा वो लिखित में वो 2.5 गुना होगा, ठीक है। जितने भी पोस्ट हैं पोस्ट का 2.5 गुना होगा सिलेक्शन इंटरव्यू के लिए, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। चलिए, और एक कार्य अनुभव जो है वो आपको जो एक्सपीरियंस जो है उसके लिए 5 अंक से लेकर 20 अंक दिया जाएगा। मतलब ये एक तरह से आपका पॉइंट होगा, फिर उसके बाद वो मेरिट तैयार होगा, ठीक है। देखिए, और यहाँ पे आपका कार्य अनुभव है वो आपको 5 पॉइंट से लेकर 20 पॉइंट तक मिलेगा, ठीक है। और जैसा जिसका एक्सपीरियंस होगा उसका उस तरह से पॉइंट मिलेगा और वो उतना मेरिट में उसका बनेगा। फिर है आपका कंप्यूटर ज्ञान जो आपको टाइपिंग वगैरह जो भी आएगा उसमें आपका कुल जो है 50 प्रश्न रहेंगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। 1 घंटे का एग्ज़ाम होगा इसमें, और इसमें जो है वो आपको मिनिमम जो है वो 30% जो है अनिवार्य आपको 30% जो है आपको स्कोर करना होगा इसके एग्ज़ाम के लिए, तभी आप क्वालिफाई हो पाएंगे बाकी के लिए, ठीक है। और फिर जितने भी आपके आएंगे वो उनका मेरिट तैयार होगा और मेरिट के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे जो आपको कंप्यूटर में क्या क्या का नॉलेज होना चाहिए वो देख लेते हैं। तो पहला आपका है विंडो, आपको नॉलेज होना चाहिए विंडो का, MS ऑफिस का होना चाहिए, इंटरनेट और ईमेल वगैरह चलाना आपको जैसे होगा उनके बेसिस पे ज़्यादा सारे प्रश्न आएंगे, उन्हीं का आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आरक्षण का लाभ वगैरह जो है वो जो भी सबका रहता है वही रहेगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अच्छा, यहाँ पे एक और है, अभी जो खेल कूद के बारे में बताया गया था, तो वो खेल कूद के बारे में जो है वो अपना जो है क्वालिफ़िकेशन जो है वो अपना नोटिफिकेशन में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। वैसे उनका तो उनके लिए तो ज़्यादा पोस्ट उसमें नहीं दिया गया है, नहीं मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है इसका फ़ीस कितना लगेगा। देखिए, तो ये जो है JPSC में जो है उसका फ़ी जो है वो मात्र 100 रुपये था, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 600 प्लस जो बैंक चार्जेस होंगे वो आपको देने होंगे। ये है आपका जनरल और OBC के लिए। जो SC और ST के लिए हैं, SC और ST के लिए हैं उनको मात्र 150 रुपये देने होंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म का जो आपको प्राइस देना है वो 600 रुपये देने हैं, और ST SC के लिए 150 देने हैं, ठीक है। चलिए, और फॉर्म वगैरह कैसे भरना है नहीं भरना है उसके लिए मैं आपका दूसरा वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए, ठीक है। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो का जानकारी आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट करें। थैंक यू।